See, whatever I'm gonna tell you in this video ना, that is tried and tested by me. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके माध्यम पे ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ. ठीक है? Who am I? I was an aspirant who cleared her exam in a very first attempt and every attempt after that. तो एक्चुअली हर एस्पायरेंट बहुत सारी चीज ट्राई करता है स्टार्ट करने के लिए और उसमें से बहुत सारे फेल कर जाते हैं और कुछ कुछ वर्क करते हैं, और जो वो कुछ कुछ वर्क करते हैं दैट इज राइट इन फ्रंट ऑफ मी. एक्चुअली ये जो मैकेनिज्म है ना, ये सिर्फ पढ़ाई पे अप्लाई नहीं होता. मैं आज भी इस डेट पे इसको सक्सेसफुली ट्राई करती हूँ. लेकिन एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर जो मैं खुद को भी देती हूँ और आप लोगों को भी देना चाहती हूँ वो ये है कि यार 100 बार आप झूठ बोलो तो वो सच जरूर हो सकता है, लेकिन 100 बार आप मेहनत का एस्केप वाला सोल्यूशन पूछोगे तो आपके हाथ में और कुछ नहीं आएगा. वही आएगा जो मेरे हाथ में हर बार गूगल पे के द्वारा पेमेंट के टाइम पे आता है. बेटर लक नेक्स्ट टाइम. यस, see, you receive solution directly, indirectly, everywhere कि क्या करना है, बट आप फिर भी नेक्स्ट सोल्यूशन फिर भी और सुनना चाहते हो और वीडियोस देखते हो. वाई? बिकॉज मे बी यू वॉन्ट एन एस्केप फ्रॉम द हार्ड वर्क, फ्रॉम द रियल वर्क, फ्रॉम द रियल सोल्यूशन, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल. लेट मी टेल यू. सो दिस इज द डिस्क्लेमर. बाकी जो भी है मैं एक बहुत ही फेयर और रैंडम तरीके से आपसे शेयर करना चाहती हूँ अबाउट हाउ टू स्टार्ट. एक्चुअली मोर देन हाउ टू स्टार्ट, आई वांट टू टेल यू अबाउट हाउ टू रीस्टार्ट, बिकॉज इट इज नॉट वन टाइम अफेयर कि आप स्टार्ट करते हो. यू स्टार्ट, यू गेट डिस्ट्रैक्टेड, यू लूज, यू गिव अप ऑन टू दैट जर्नी एंड यू हैव टू रीस्टार्ट. आपका जो स्टार्ट होता है ना, वो स्टार्ट होने वाला सेशन भले आपका डेस्टिनेशन एक है, आपको पहुंचना एक ही जगह है, बट स्टार्ट शायद हंड्रेड्स ऑफ टाइम यू हैव टू डू दैट एंड इवन आई हैव डन इट. बट उसी रीस्टार्ट के नंबर को, उस काउंट को अगर कम करना है तो आप ये सारी टेक्निक्स को जरूर अपना सकते हो, इन सारे स्टेप्स को जरूर देख सकते हो. तुमने कभी ये रियलाइज किया है कि तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तब तुम इधर उधर देखते हो, है ना? मतलब बहुत परेशान हो रहे हो एंड मोमेंट तुमने इधर उधर देखा यू गॉट टू नो कि भाई ये तो सबकी प्रॉब्लम है, ये तो नॉर्मल जिंदगी है, ऐसे ही होता है, दिस इज वेरी नॉर्मल स्टेज ऑफ लाइफ. तो तब से वो चीज तुम्हें कम हैम्पर करने लगती है ना? जैसे शादी, पीपल मेक फन ऑफ मैरिज, मतलब कॉमेडी अबाउट मैरिजेस, है ना? मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट है जहां पे सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, बट देन वी लुक अराउंड एंड वी सी कि थिंग्स आर नॉर्मल, हर जगह यही होता है, झगड़े आर नॉर्मल. तो वो चीजें आपको हैम्पर कम करने लगती है. यू आर लाइक ओके दिस टू विल पास, तुम कम परेशान होने लगते हो. और वहीं पे अगर तुम्हें एक छोटी सी प्रॉब्लम है और एज यूजुअल जब तुम इधर उधर देखते हो और तुम्हें पता चलता है कि ये किसी और के साथ प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये तो तुम्हारे साथ ही हो रहा है, तब अचानक से कैसे वो एक छोटी सी प्रॉब्लम तुम्हारे लिए एक लाइफ टाइम ट्रॉमा बन जाता है. एक बहुत जोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं. लाइट चली जाती है, हम इधर उधर देखने लगते हैं. अगर सबकी लाइट जाती है तो इट इज ओके फॉर यू, है ना? तब तो चलो ठीक है, ओके, सबकी लाइट गई. बट सिर्फ जब तुम्हारी लाइट जाती है तब कैसी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, अचानक से, है ना? ट्रॉमा बढ़ जाता है. एग्जैक्टली लाइक दैट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर इज कि पहले पहचानो कि स्टार्ट करना जो मुश्किल है. जो लोग कह रहे हैं कि मैं अपना 100% दे चुका हूं और फिर भी नहीं हो रहा, फेलियर के अलावा और कुछ हाथ में नहीं आ रहा, एवरी टाइम आई एम गेटिंग जीपे वाला आंसर, बेटर लक नेक्स्ट टाइम. इसको रीफ्रेस करके हम कह सकते हैं कि यू आर नॉट हैविंग एन आइडिया अबाउट हाउ टू रीस्टार्ट थिंग्स. तो इन शॉर्ट, स्टार्ट और रीस्टार्ट कैसे करना है, ये जो प्रॉब्लम है ना, जो कभी कभी लोग कह देते हैं कि तुम्हारा एक्सक्यूज है या तुम समझते हो कि ये तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है इसलिए जो तुम इतने परेशान हो रहे हो, तो सबसे पहले एक साई ऑफ रिलीफ, वो होता है ना, ऐसी रिलीफ वाली सांस ले लो, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम है. इस वीडियो में मैं अपने आप का एक्सप्लॉइटेशन करने वाली हूँ. लाइक आई विल गिव एग्जांपल्स फ्रॉम माय पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस. ठीक है? तो आपको समझ आएगा कि ये हर किसी की प्रॉब्लम है, हर किसी की. और सिर्फ ये एफकैट सीरीज क्लियर करने के लिए नहीं, हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट करना, रीस्टार्ट करना बहुत मुश्किल है. तुम गूगल पे जाओ, तुम्हें ये सारे के सारे कोड्स देखने को मिलेंगे,
है ना, जो प्रूव करता है कि यस जेन्युइनली स्टार्ट करना मुश्किल होता है। तो सबसे पहले दिमाग में शांति कि ये सबकी प्रॉब्लम है, फिर सॉल्यूशन की तरफ देखोगे तो अच्छा लगेगा। और यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके इन सारे कोट्स को पढ़ सकते हो। और अगर आपको लगता है कि यू आर एनफ मोटिवेटेड और अब आपको स्टार्ट करना समझ आ चुका है तो स्टॉप दिस वीडियो राइट नाउ, क्योंकि आपको अपना गोल पता चल गया है। तो कोई फालतू ये वीडियो कंप्लीट करके देखने की कोई जरूरत नहीं है, है ना, फालतू टाइम वेस्ट करने की, मेरा व्यू बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। कट दिस वीडियो राइट नाउ एंड गो। बट अगर तुम्हें ये लगता है कि ये सब तो तुम कर चुके हो, ट्राई मतलब एंड दिस वर्क्स ऑल्सो, बट लंबे टाइम तक नहीं चलता है ना, ये शॉर्ट लिव्ड है, लॉन्ग लास्टिंग चीजें नहीं है, तो तुम्हें ये सुनना पड़ेगा। मैं आज जो कुछ बोलने वाली हूँ ना अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, ह्यूमन टेंडेंसी से समझाने वाली हूँ, राइट। जब ये सारे कोड से तुम आगे बढ़ते हो ना तो तुम्हें ये कोड दिखाई देता है, every beginning is difficult, holds in all sciences. So as you know कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ और ना ही मैंने कोई फिलोसफी की पढ़ाई करी है। मैंने जिस चीज की पढ़ाई करी है दैट इज साइंस, और साइंस के आधार पर ही मैं ये सारी चीजें आपको बताऊंगी, ठीक है। इवन कोई भी सक्सेसफुल एस्पायरेंट होता है ना, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन साइंसेस को एक्सपेरिमेंट कर चुका होता है। 100 चीजें करनी पड़ती हैं, उसमें से कुछ 2-4 वर्क करती हैं, और वही 2-4 मैं आपको बताना चाह रही हूँ। इस वीडियो का इंटेंशन आपके रीस्टार्ट के काउंट को कम करना है। यू हैव टू रीस्टार्ट एवरी टाइम, बट बस उस रीस्टार्ट को कम करना होगा। समझ आ रही है बात, है ना? ऑल राइट, तो हम साइंस के एकदम बेसिक वाले लॉ की बात करें तो, जो शायद एक सेकेंडरी क्लास के बच्चे को भी पता होगा, एंड दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना। डू नॉट इवन ट्राई टू गेस की व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो, क्योंकि आप वो लास्ट मिनट तक गेस नहीं कर पाओगे। ये सारा मेरा पर्सनल निचोड़ है। देखो क्या कहता है न्यूटन का लॉ, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर वो मोशन पे है वो मोशन में ही रहेगी, अनटिल एंड अनलेस अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। अब ये मत सोचना कि मैं एक टिपिकल से वीडियो में आपके लिए एक्सटर्नल फोर्स का काम करूंगी ताकि आप रेस्ट पे हो तो मोशन में आ जाओ। नो, यू आई टोल्ड यू कैन नॉट गेस इट। सो मैं आपको ये लॉ याद दिलाना चाहती हूँ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, रेस्ट और मोशन वाली चीज है ना, ये चीज याद आ गई। अच्छा, अब तुमने ये समझ लिया, अब ये भी समझ, अब ये जो मैंने भाषा बोली है ना, वो मैंने शोले के डायलॉग को रेप्लिकेट करने के, आई नो थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाया, बट मैं कोशिश वो कर रही थी कि शोले का जो वो गब्बर है ना, अब ये भी खा गोली मारते हुए, मैं वो करने की कोशिश कर रही थी, बट चलो ठीक है, वो हो नहीं पाया। दूसरी चीज जो आपको एक बहुत बड़े डिस्क्लेमर की तरह लेनी चाहिए वो ये है कि इस वीडियो में मैं ये क्लेम नहीं करती हूँ कि आप ये स्टार्ट कर दोगे और यू विल एंड अप क्लियरिंग ऑल योर एग्जाम्स, विन ऑल योर एग्जाम्स। नो, ऐसा नहीं होगा। इवन मैं खुद की बात करूँ ना, ये सारे तरीके जो मेरे लिए सक्सेसफुल भी प्रूव हुए हैं, वो भी मैंने स्टार्ट किए थे, मैं 2 दिन बाद फेल हो गई थी, है ना। फिर मैंने स्टार्ट करा, फिर 1 हफ्ते तक गाड़ी चली, फिर स्टार्ट करा, 1 महीने तक चली। तो दिस वे, दिस इज नॉट वन टाइम, यू हैव टू कीप इट गोइंग। इस लूप को, इनफाइनाइट लूप को इनफाइनाइट बनाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तब जाके आपको समझ आएगा, आप भटकना कम करोगे और स्टार्ट आसानी से कर पाओगे दोबारा, ठीक है। हाउ फेथ ऑन दीज थिंग्स, ओके, इस पे जब आप फेथ डेवलप कर लोगे, जब आप स्टार्ट करोगे, तब आपके सामने एक नई परेशानी आएगी। स्टार्टिंग इज इजी एंड कंटिन्यूइंग इज हार्ड। जो चीज को तुम कॉन्कर कर चुके हो ना, जिस पीक को तुम कॉन्कर कर चुके हो, उसे जो बहुत हार्ड था, तुमने बहुत मुश्किल से इसको फिगर आउट करा, अचानक से लोग बोलेंगे कि ये तो आसान है, इसको पार करके दिखाओ, ये उससे ज्यादा मुश्किल है। मतलब ये दुनिया है ना, इल्यूजन पे चल रही है। ये इल्यूजन तुम्हें बचपन से दिया जा रहा है कि यार 12th के एग्जाम क्लियर कर लो, उसके बाद तो मजे ही मजे हैं, कॉलेज क्लियर कर लो, मजे ही मजे हैं, जॉब पा लो, मजे ही मजे हैं। मजे कभी नहीं होते, है ना। आई मीन टू से ओनली मजे कभी नहीं होते। स्ट्रगल इज पार्ट ऑफ लाइफ, है ना, स्ट्रगल इज पार्ट ऑफ लाइफ, एंड दिस इज नेवर 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 गोना
मतलब कभी तुम्हारी जिंदगी से आउट होने भी नहीं वाली है ना। अनन्या पांडे भाई स्टार किड है, उसको भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और ये मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा खराब प्रदर्शन करते हुए निकल रहा है, बट यस स्ट्रगल इज पार्ट ऑफ लाइफ एंड यू आर नेवर गोइंग टू हैव दैट इजी थिंग। तो अपने मन में मैं आपको है ना भ्रमित नहीं करना चाहती, मैं आपको वो चूहे वाले एक्सपेरिमेंट का चूहा नहीं बनाना चाहती हूँ कि उसके सामने तुम एक गाजर रख दो तो वो उसके पीछे बस भागने लगेगा भागने लगेगा भागने लगेगा। मैं तुम्हें एक रैट की तरह ट्रीट नहीं करना चाहती। मेरा हमेशा से ये माइंडसेट रहा है कि मैं तुम्हें केपेबल बनाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें स्मार्ट बनाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम एक इन्फॉर्म डिसीजन लो। मैं तुम्हें पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन कर दूंगी और फिर जो तुम चॉइस लोगे ना वो तुम्हारी इन्फॉर्म्ड चॉइस होगी। समझ आ रही है बात? तो इट इज नेवर नेवर गोइंग टू बी इजी। स्टार्ट करना हार्ड है, इवन कंसिस्टेंट रहना हार्ड होगा, इवन जब तुम रिजल्ट अचीव कर लोगे उसके साथ रहना भी मुश्किल होगा। इट इज नेवर नेवर गोइंग टू बी इजी। आर यू इन फॉर दैट? तो हम आगे बढ़े। चल जब अब एक्चुअल बात करते हैं स्टार्ट की, ठीक है। देखो अभी जो तुम स्टेज में हो ना, योर माइंड इज डोमिनेटेड बाय कंफ्यूजन, डोमिनेटेड बाय कंफ्यूजन। अब इस कंफ्यूजन में क्या होता है, तुम्हें कुछ भी नहीं दिखता है ना। तुम्हें एक छोटी सी छोटी चीज में भी बहुत सोचते हो तुम, खाना क्या खाना है। जब ये दिमाग ओवरवेलम हो जाता है ना, ओवरलोड हो जाता है कंफ्यूजन से, तब तुम्हें कुछ भी मतलब यू कैन नॉट जस्ट बी हैप्पी। क्या खाना है, क्या पहनना है, तुम इतने डिसीजन भी ध्यान से नहीं ले पाते। अच्छा, इसके अलावा भी एक बात कहूं तो अभी मेरी किसी दोस्त से बात हो रही थी कि यार दो लोग है ना सेम पेज पे होते हैं बट स्टिल उनका फेट इतना अलग कैसे होता है, क्यों होता है इनका फेट अलग, है ना। दो भाई की बात कर लो, दो बहनों की बात कर लो, या दो बच्चे जिनको सेम स्कूलिंग मिली है, सेम टीचर ने पढ़ाया, स्टिल समवन लैंड अप एट अ वेरी गुड प्लेस, और कुछ कुछ लोग बहुत मीडियोकर जिंदगी जीते हैं, है ना। सेम कॉलेज से ग्रेजुएट होके सेम डिग्री लेके, हाउ पीपल आर सो डिफरेंट, लीडिंग सो डिफरेंट लाइफ। देखो एक चीज होती है लक और दूसरी चीज होती है डेस्टिनी, आई नो दैट, बट हम इस वीडियो में ऐसी चीजों की बात नहीं करेंगे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में जो चीज है ना हम बस उसी की बात करेंगे। ये सिर्फ डिसीजन पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा फेट क्या है। अगर हम कंट्रोलेबल्स की ही बात करें तो सिर्फ अनकंट्रोलेबल्स की हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। तुम किस टाइम पे क्या डिसीजन लेते हो मेक्स योर लाइफ वर्स्ट और बेस्ट टू लिव, है ना। ओके अब ये डिसीजन जो लिया जाता है वो लिया जाता है दिमाग से। बेसिकली अगर तुम्हारा दिमाग ठीक होगा ना तो तुम बेहतर डिसीजन ले पाओगे, और बेहतर डिसीजन से तुम बेहतर लाइफ लीड कर पाओगे। समझ रहे हो, है ना, क्रोनोलॉजी समझ रहे हो। अगर तुम सोच रहे हो कि इस वीडियो में मैं तुम्हें सीरीज ऑफ कैट की स्ट्रैटेजी बताने वाली हूं, नो, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, उससे काम होगा बट ये तुम्हारा ये जो तुमने सेल डिवीजन पढ़ा है, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में भी क्या होता है, एक्चुअल सेल डिवीजन जो होता है माइटोटिक फेस जो आपका होता है वो बहुत छोटा होता है। सबसे बड़ा स्टेज आपका इंटरफेस होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेल प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए, है ना। 90% ऑफ फेस यही होता है इंटरफेस। माइटोटिक फेस तो काफी छोटा होता है, काफी छोटा। तो एग्जैक्टली आप में भी यही चीज, यही बायोलॉजी, यही साइंसेस अप्लाई होते हैं। आपको प्रेपरेशन, एक और मुझे वो कोट याद आ रहा है कि आपकी जो एक्स होती है उसको आप कितनी बार मारते हो उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, बट आप कितना उसको शार्प करते हो, शार्प करने में जितना टाइम दिया है दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स। ओके और स्पेसिफिक बात करते हैं। बेसिकली अगर मैं इस कंफ्यूजन डोमिनेटेड माइंड से दूर होना चाहती हूं तो सबसे पहले मुझे अपने दिमाग को ठीक करना पड़ेगा। दिमाग ठीक होगा तभी जाके मैं अच्छे डिसीजन और बेहतर प्लान बना पाऊंगी, है ना। तो अब स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि दिमाग को ठीक कैसे करना है। सबसे पहले अब ये स्टेप्स आपके रिस्पेक्टिव चूज होने चाहिए। आई स्लो डाउन। जब भी हमारा कंफ्यूजन दिमाग में फंस जाता है ना तो हम बहुत ही ज्यादा इमोशनली अनइंटेलिजेंट हो जाते हैं। मैं भी हो जाती हूँ, ये सही एक्सेप्ट
मतलब फॉल्स कमिटमेंट्स हो जाते हैं, वो हमेशा कहा जाता है ना, एक्चुअली ये फिलोसफिकली भी कहा जाता है, रिलीजन वाइज भी, स्पिरिचुअलिटी भी वाइज भी कहा जाता है कि जब ही तुम्हारे इमोशंस एक्सट्रीम पे हो ना, तब कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जब तुम बहुत खुश होते हो तभी कोई डिसीजन मत लो, फेक कमिटमेंट कर बैठोगे, और जब तुम बहुत उदास हो तब तुम अपने आप को बहुत अंडरमाइन कर रहे होते हो और तुम अपॉर्चुनिटीज को खो देते हो। तो ये दोनों स्टेट में नहीं, यू हैव टू बी बैलेंस्ड टू टेक अ यू नो इम्पैक्टफुल डिसीजन। तो इस टाइम पे मैं स्लो डाउन हो जाती हूँ। आप बस ये सोच सकते हो कि यार जब तुम डूब रहे हो और तुम्हें स्विमिंग ना आ रही हो, तुम्हें जरिया ना मिल रहा हो, तुम्हें सपोर्ट ना मिल रहा हो, तो कितना छटपटाते हो तुम, है ना। मतलब ऐसी छटपटाहट कि वो फिर वो लक पे, अनकंट्रोलेबल्स पे डिपेंड करता है कि तुम एक किनारे पे भी निकल जाओ या डूब के मर भी जाओ। तो बेसिकली अपने आप को स्लो डाउन कर लो, सो दैट यू डू नॉट टेक एनी रॉन्ग डिसीजन, क्योंकि एक रॉन्ग डिसीजन लोगे वहां से रिटर्न होना मुश्किल होगा, वहां टाइम जाएगा, वहां एनर्जी जाएगा, और तुम्हारी जो मेंटल लिस्ट बनी हुई है ना फेलियर की, वो बस बढ़ते रहेगी। तो बेसिकली यू हैव टू स्लो डाउन। नंबर 2 इज राइट। अच्छा, इस बात से कन्विंस्ड हो कि आई मेक वेरी वेरी गुड प्रेजेंटेशन। सारे है ना इस चैनल पे वीडियो पड़े हुए हैं, देख सकते हो कि किस लेवल के प्रेजेंटेशंस में बनाती हूँ। तो इस वीडियो के लिए प्रेजेंटेशन क्यों नहीं बनाया मैंने? आलस? नो, इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि लिख कर फ्लो चार्ट, मतलब जिस फ्लो में तुम्हारे थॉट्स आते हैं ना, उस फ्लो में लिख कर, अच्छी हैंडराइटिंग की जरूरत नहीं है, अच्छे वर्ड्स की जरूरत नहीं है, अच्छे क्या बोलते हैं, अच्छे थॉट्स की जरूरत नहीं है तुम्हें लिखने के लिए, तुम्हें वो किसी को दिखाना भी नहीं है। यू जस्ट राइट इट डाउन। आपका जो ब्रेन है वो हैंग कर गया है, यू हैव टू रिलीज थिंग्स आउट, और वो रिलीज लिख कर होगा। अच्छा, सब लोग कहते हैं जर्नलिंग करनी चाहिए, लिखना चाहिए, एक्चुअली क्या लिखना चाहिए? देखो, इससे पहले है ना मैं ये वीडियो 5 बार रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, और वहां पे ना साइड में मेरी वीडियो भी चल रही थी, ठीक है। समहाउ वो नहीं हो पाया है ना, समहाउ इट फेल्ड, चीजें वर्कआउट नहीं कर पाई। तो अब मैं ये 6ठी बार पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, है ना, वरना मैं तुम्हें दिखाती कि मैंने क्या लिखा है। मैंने जिस थॉट में, मतलब आई कैन नॉट यूज दोज वर्ड्स हियर ऑन दिस वीडियो, बट आप खुद समझ जाओ अगर मैं ऐसे बोल रही हूँ तो। मैंने वो वर्ड्स एक्चुअली लिखे कि शिवानी ये आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दैट। तब आपको हमेशा पॉजिटिविटी की जरूरत नहीं है। पॉजिटिविटी शुड नॉट बी द कवर अप, पॉजिटिविटी शुड बी योर कोर। ये मतलब आज मैं ना बहुत अच्छी बातें कर रही हूँ, तुम्हें जो लाइन अच्छी लगी ना मेरी, वो कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। मैं तो अपने खुद के कमेंट में ये लिखने वाली हूँ कि जो दिस वाज नॉट प्लान, ये ऑटोमेटिकली निकला है। पॉजिटिविटी शुड नॉट बी योर कवर अप, पॉजिटिविटी शुड बी योर कोर, ठीक है। तो दूसरों को दिखे ना दिखे, तुम्हारे अंदर है, ठीक है। तो ओके, तो ये फेक पॉजिटिविटी नहीं दिखानी है, एक्सेप्टेंस जरूरी है कि मैं सोच रही हूँ कि आई एम नॉट इनफ, मैं सोच रही हूँ कि यार आई हैव नेवर बिन ऑन टॉप, आई हैव नेवर बिन a number one guy, I have never been, you know good with friendship, I have never been a good daughter, I have never been, accept this thing, you have to have that thing। सीआईडी में या तो और भी है ना, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शोज में आप देखते होंगे कि वो लिटरली पूरा बोर्ड बना के रखते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिलती है वो वहां पे स्टिक करके रखते हैं, और फिर उनको इंटरकनेक्शन मिलता है एंड दे फिगर आउट द सोल्यूशन, इट एक्चुअली वर्क्स। तो आपको बिना किसी आउटकम के चीजों को जस्ट फ्लो में लिखना है। ओके, मैं ये फील कर रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, यू जस्ट वेंट योर थॉट्स आउट, आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा कम होता जाएगा, ठीक है। बट बिना किसी आउटकम के ये चीज करोगे तो ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद नंबर 3 व्हाट आई डू इज, जब तुम पूछते हो ना मैम क्या करूं समझ में नहीं आता, मुझे भी नहीं आता यार, हमेशा आई एम ऑल्सो ह्यूमन, मुझे कैसे समझ आएगा कि हर टाइम पे क्या करना है। I am also growing up, I am also fighting in life, I am also struggling in life, मुझे कैसे हर बार पता होगा। तो जो चीज मेरे लिए काम की, मतलब मैं जब हमेशा सोचने में मेरा इतना टाइम वेस्ट होता है, इतने दिन वेस्ट हो जाते हैं ना मेरे कि क्या करना है क्या करना है, समझ नहीं आ रहा समझ नहीं आ रहा, फिर आई एम लाइक कि बहुत फ्रस्ट्रेशन के साथ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं पहले अपना शेड्यूल ठीक कर लूं, है ना।
जल्दी उठ जाऊं, जल्दी मैं सो जाऊं, मैं जल्दी अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन दे दूं, है ना। ये सारे अगर मैं अपना ये शेड्यूल ठीक करूंगी ना, तो मैं ऑटोमेटिकली एक मोशन में आ जाऊंगी। और न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली अंडरलाइनिंग पोजिशन में वर्क करने लगेगा कि मैं मोशन में फर्स्ट गियर में आ चुकी हूँ, तो धीरे 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 मैं एक्सिलरेट करने लगूंगी, धीरे 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 मैं बेहतर करने लगूंगी, मैं उस स्टेट में आ जाऊंगी इनडायरेक्टली कि मेरा ब्रेन ठीक से काम कर रहा होगा, मेरी बॉडी ठीक से काम कर रही होगी, तो फिर मैं अच्छे से डिसीजन ले पाऊंगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पता है, सुबह उठ के दौड़ने जाना इज माई बिगेस्ट विक्ट्री। इससे बड़ा अचीवमेंट मेरा दिन में कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे कितना स्ट्रगल होता है सुबह उठने में और गार्डन तक पहुंचने में। यस, स्टार्टिंग इज डिफिकल्ट, लेकिन जब मैं वहां पहुंच जाती हूँ ना, आई एम सो ग्रेटफुल टू माई सेल्फ कि यार थैंक गॉड शिवानी तू यहाँ आ गई, देखो कितना सुंदर है सब, लोग भाग रहे हैं, इतनी ग्रीनरी है, मुझे नेचर बहुत पसंद है, थैंक गॉड मैं यहाँ पे आ गई हूँ, आई एम फीलिंग सो रिलैक्स्ड, आई एम फीलिंग सो विक्टोरियस। इट हैपन्स। जब पूरे दिन घर में बैठ के आइडिया नहीं आ रहा होता है, खुद को कोस रही होती हूँ बस कि मैं कितनी बुरी हूँ, मुझे आइडियाज ही नहीं आते, आई एम नॉट इनफ, ये वो, गार्डन में जाके मेरा ओवरवेलमिंग हो जाता है कि इतने सारे आइडियाज आ रहे हैं, इसको मैं अकोमोडेट कैसे करूं अब। इट हैपन्स। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस अपने इनपुट पे ध्यान रखना है। क्यों इनपुट पे ध्यान रखना है? इनपुट से मेरा मतलब क्या है? इनपुट से मेरा मतलब ये है कि तुम अपने सेंसेस से क्या क्या चीजें ले रहे हो, क्योंकि तुम्हारे सेंसेस डायरेक्टली ब्रेन के पास जा रहे हैं, और ब्रेन फिर वो कहते हैं ना, रियलिटी इज नॉट रियल, परसेप्टिव रियलिटी इज रियल। परसेप्टिव सी आएगा, परसेप्टिव रियलिटी इज, मैंने आज ही उसकी एक बहुत अच्छी रील देखी है, एंड आई वाज कन्विंस्ड अबाउट इट कि हाँ यार, हमारी परसीव्ड रियलिटी सही होती है। अब इससे नहीं समझ में आया, मुझे पता है। समझो कि तुम्हारे दिमाग में जो कंफ्यूजन है, तुम्हारे दिमाग में जो ब्रेन फॉग हो चुका है, और तुम्हें आगे स्टार्ट रीस्टार्ट के बारे में समझ में नहीं आ रहा, तो इसको आप एक घाव की तरह समझ सकते हो। जब आपको घाव हुआ है, सोचो फ्रैक्चर हुआ है हाथ में, व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हो? क्या वही फेक मोटिवेशन कि मैं लड़ सकता हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ, दिमाग में स्ट्रेंथ लाओ, ऑटोमेटिकली चीजें? नो, थिंग्स डोंट वर्क लाइक दैट। अगर तुम्हें घाव हुआ है, तुम्हें फ्रैक्चर हुआ है, व्हाट यू जनरली डू इज कि तुम उसे आइसोलेट कर देते हो। आइसोलेट करके तुम उसे वक्त देते हो, टाइम देते हो, ताकि वो हीलिंग टाइम, जो इसका हीलिंग प्रोसेस है ना, वो कंप्लीट हो जाए, है ना। तुम उसे न्यूट्रिशन देते हो, है ना, ताकि उसकी और हेल्प हो नरिश होने में। उसके बाद यू गिव दैट फ्रैक्चर अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम। उसके बाद तुम थोड़ी सी फिजियोथेरेपी शुरू करते हो। फिजियोथेरेपी शुरू करने के बाद फिर 2 महीने बाद तुम वापस से जो उसका रियल काम है, जिसके लिए हाथ बना है, टू फाइट, टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, उसके बाद तुम करते हो। ठीक है, और फिर वो सरवाइव कर भी पाता है। अब सोचो कि वो जो फेक मोटिवेशन होता है कि भाई कुछ नहीं होता है, और ऐसे आप लड़ने पहुंच गए, क्या होगा? सिवाय दर्द के, सिवाय फेलियर के, एक और इंक्रीमेंट के क्या होने वाला है? नथिंग। तो भाई, अब तुम्हें अपने इनपुट पे काम करना पड़ेगा, है ना। ऐसे लोगों से मत मिलो जिसको देखकर आपको जेलसी होती है। ऐसे लोगों को मत देखो जिसको देखकर आपका, आई नो, ये आप जो सुन रहे हो ना, कंप्लीटली अलग होगा जो आप रेगुलर मोटिवेशन से सुनते हो, बट जैसे मैंने कहा, दिस इज वर्क फॉर मी। आप एनवियस जिससे भी फील करते हो, उसको देखना बंद कर दो, है ना। जो जो भी चीजें आपको नीचा दिखा रही है, नीचा दिखा रही है, बस उससे दूर हो जाओ कुछ टाइम के लिए, क्योंकि अभी आपके दिमाग में घाव है, अभी आपके दिमाग में कंफ्यूजन है। बस ये सब देखकर और कुछ नहीं होने वाला है, यू विल एंड अप हर्टिंग योरसेल्फ, और कुछ भी, इट विल एड योर कंफ्यूजन, नॉट सॉल्व इट। आई नो, थोड़ी सी गलत इंग्लिश हो गई है, बट स्टिल आप भावनाओं को समझो। दिस वीडियो इज अबाउट भावना एंड नॉट दी वर्ड्स। ठीक है, तो थोड़ा टाइम दो अपने आप को। जब थोड़ा मोशन पे आ जाओगे ना, तब कंपीट में आ जाना, कंपीटिंग वाली स्पिरिट में आ जाना कि चलो हाँ भाई, कौन बोल रहा है,
अब मैं तुम्हें दिखाता हूं, वो वाला फेज उसके बाद आएगा। समझ आ रही है चीजें? ऑल राइट, ये हमारा पॉइंट नंबर 4 था। पॉइंट नंबर 5 क्या है हमारा? पॉइंट नंबर 5 है कि तुम्हें सेल्फ बिहेवियरल एनालिसिस करना पड़ेगा। बिहेवियरल एनालिसिस करना पड़ेगा। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तुम्हें खुद को देखना पड़ेगा, खुद पर स्टडी करनी पड़ेगी। द वे यू सॉल्व अ केस, उस तरीके से तुम्हें खुद को सॉल्व करना होगा। तुम कैसे सर्कमस्टांस में कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हो, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, खुद को एक रोबोट की तरह समझो और खुद को स्टडी करो। समझ रहे हो? आप रोबोट की तरह खुद को स्टडी करो, तभी समझ में आएगा। मैंने खुद पे स्टडी करी, जिसको हम सिंपल भाषा में इंट्रोस्पेक्शन भी कहते हैं। मैंने इसमें और डेप्थ दे दी है, और कुछ नहीं है, जिसको हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। ये एक अम्ब्रेला टर्म है, लेकिन रियल थिंग इज सेल्फ बिहेवियरल एनालिसिस। तुम खुद को स्टडी करो, तुम कैसे बिहेव करते हो, क्या तुम मतलब तुम्हारे लिए क्या सही चीज है, तुम्हारे लिए क्या गलत चीज हो रही है, ऐसे करके यू नीड टू स्टडी। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैंने खुद पे स्टडी करी, तब पता चला कि दोपहर के 2 से 4 बजे तक इज नॉट माई प्रोडक्टिव टाइम। मैं काम कर ही नहीं सकती हूँ, या तो मुझे नींद आती है, या तो मुझे बहुत बोरियत होती है, या बस टाइम पास करने का मन होता है। तो मैंने बहुत शॉर्ट रखा था कि ठीक है, मैं प्रशांत धवन की वीडियोस देख लूंगी, बस देखने में क्या ही एफर्ट है, लेटे लेटे देखूंगी। तो अब क्या हुआ कि जो मैंने अपनी एनर्जी मैनेजमेंट कर दी, एनर्जी मैनेजमेंट कर दी कि जब मेरे पास बहुत एनर्जी है तब मैंने एनर्जी वाला काम करा, मैंने मैथ्स पढ़ ली तब, है ना। और जब मेरे पास एनर्जी नहीं है बहुत ज्यादा, तभी टाइम वेस्ट ना हो तो मैंने प्रशांत धवन के जो पॉलिटिकल वीडियोस देख लिए, कुछ ना कुछ तो नॉलेज आ ही गई। और एट द एंड ऑफ द लेक्चर मुझे भी मन हो गया कि हाँ चलो अब पढ़ाई करनी है मुझे। मैंने टाइम पास नहीं करा। सोचो अब ये उल्टा होता तो, कि मैंने प्लान बना दिया कि दोपहर को मैथ्स पढ़नी है, क्या मैं कभी भी जस्टिस कर सकती थी? नहीं। दिस इज योर सेल्फ बिहेवियरल एनालिसिस। ठीक है, समझ आ रही है बात? ऑल राइट, इसके बाद तुम्हें क्या करना है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वापस से न्यूटन भाई साहब को बुला लिया जाए। क्या बात हो रही थी? रेस्ट और मोशन वाले बॉडीज की, और उसमें ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मेन पॉइंट जो रह रहा था वो एक्सटर्नल फोर्स का हो रहा था। एक्सटर्नल फोर्स का कितना बड़ा रोल है पूरे ही इनर्शिया के कॉन्सेप्ट में। जैसे 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 मतलब जितने भी मैंने स्टेप्स आपको बताए, आप धीरे धीरे मोशन में आने लगते हो, ठीक है। और जैसे जैसे आप मोशन में आने लगोगे, आप फेस करोगे स्मॉल विंस को। जैसे आपने रिवर्स इंजीनियरिंग करके पूरा प्लान बनाया था, अच्छा खासा, इतने सब्जेक्ट्स, इतने चैप्टर्स इतने दिन में खत्म करने हैं, इतने घंटे पढ़ना है, दिस शुड बी माय शेड्यूल, एवरीथिंग। अगर वो पूरा होता है, आप स्मॉल विंस एक्सपीरियंस करते हो। कुछ कुछ टाइम पे आप स्मॉल फेलियर्स भी रिपोर्ट करोगे कि जितने टाइम में जितने सब्जेक्ट्स होने चाहिए थे नहीं हो पाए, या तो सब पढ़ लिया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। दीज आर स्मॉल फेलियर्स यू फेस। इसके अलावा यू विल ऑल्सो एक्सपीरियंस स्मॉल ब्रेक्स, कि चलो ठीक है, अब एक मिनी वेकेशन हो गया, एक घर में फंक्शन हो गया, फेस्टिवल हो गया, वट एवर, यू आर गिविंग योर सेल्फ अ गुड ब्रेक। ये सारी चीजें जो बट ऑब्वियस है, होने ही वाली है, ये भी एक एक्सटर्नल स्टॉपिंग फोर्स की तरह काम कर सकता है। आई टोल्ड यू नॉट टू गेस एनीथिंग अबाउट दिस वीडियो, यू हैव टू नाइव की तरह बिल्कुल आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, एक इनोसेंट बच्चे की तरह आपको सब सुनना पड़ेगा, वो भी जो आपको नहीं आता और वो भी जो तुम्हें ऑलरेडी पता है ना। जब हम 30 मार खां बनने जाते हैं ना, ये खासकर रिपीटर, आई कॉल इट रिपीटर सिंड्रोम। रिपीटर सिंड्रोम में होता क्या है, आप 70% ऑफ सिलेबस ऑलरेडी पढ़ चुके हो, पॉलिटी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, साइंस में, ये चीजें होती हैं, बट स्टिल यू डिड नॉट मैनेज टू क्लियर द एग्जाम। तब आपको जीरो से फिर शुरू करना पड़ता है। और जब आप वापस से न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हो, जब आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ते हो, जब तुम विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ते हो, जब तुम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हो, तुम्हें देखकर ही ऐसा मतलब क्लिक होता है, इमेज क्लिक होती है कि ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे पता है, एंड यू टेंड टू स्किप इट, क्योंकि यार सिलेबस बहुत ही ज्यादा वास्ट है। तुम्हें डेस्परेशन डेवलप हो जाती है कि मुझे कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है, तो यू ट्राई टू फास्टन इट,
है ना। लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो मेमोरी है वो धुल चुकी है, एंड समहाउ इतनी मेमोरी के साथ भी जो 70% चीजें आती है उससे भी तुम फेल हुए हो। तो अब वो 70% डेप्रिशिएट होके शायद 40% बचा है, तो क्या तुम्हें लगता है इससे एग्जाम क्लियर होगा? बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, इसलिए आई कॉल इट रिपीटर सिंड्रोम। बहुत मुश्किल होता है इनोसेंट की तरह दोबारा फ्रेश चीजों को पढ़ना, वो भी पढ़ना जो तुम्हें पता है, और उतनी ही शिद्दत से पढ़ना जितना तुम जो चीजें नहीं जानते हो उस चीज को पढ़ रहे हो। ये वीडियो को तुम्हें वैसे ही देखना है एग्जैक्टली। हाँ, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट स्मॉल विन, स्मॉल फेलियर, स्मॉल ब्रेक्स, जो तुम्हें एक स्टॉपिंग फोर्स की तरह काम करता है। अब इसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो तुम एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तुम बेशक करोगे। उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए डिपार्टमेंटल फॉर्मेट, आपको डिपार्टमेंटल फॉर्मेट अडॉप्ट करना पड़ेगा। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? मेरा मतलब है आप सब एग्री करोगे, जितना इनोसेंट भाषा में मैं समझा पाऊंगी उतना ट्राई करूंगी। एक दिमाग होता है आपका जो बहुत एक्टिव होता है, जो बहुत सेन डिसीजन लेता है और बेसिकली गुड डिसीजन लेता है। डी से आप डिसीजन समझ जाना, ठीक है। और दूसरा आपका दिमाग होता है जो लेजी होता है, रेजिस्टेंट टू चेंज होता है, ठीक है, और जो बस एक्सक्यूज देना चाहता है। अब ये ब्रेन नंबर 1 है, ये ब्रेन नंबर 2 है, ये दोनों ही एक ही बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो भी ज्यादातर डोमिनेंट रहता है ना, वही आपका फेट डिसाइड करता है, आपका करिकुलम डिसाइड करता है। ओके, नहीं समझ आया? दोबारा समझाती हूं मैं। अभी शाम के 6 बजे हैं। शाम के 6 बजे मैं बहुत समझदार की तरह, मैं बहुत बैलेंस्ड रहती हूँ, बहुत ही ज्यादा अच्छे डिसीजन, एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेती हूँ मैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, मोटिवेटेड रहती हूँ, एंड आई एम ओके। ठीक है, ओके। अब जो इस हिसाब से मैंने पूरा प्लान बनाया है, पूरे सब्जेक्ट्स प्लान किए हैं, पूरा स्केड्यूल पूरे दिन का डिसाइड करा है, उसके हिसाब से मुझे 5 बजे जगना था। लेकिन 5 बजे ये वाला ब्रेन तो ड्यूटी पे है ही नहीं, B2 वाला ब्रेन ही ज्यादातर ड्यूटी पे रहता है, B1 वाला ब्रेन तो बहुत कम ड्यूटी पे रहता है। तो ये ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर देगा, ये जेन्युइन लॉजिकल रीजनिंग देने की कोशिश करेगा, है ना। क्योंकि आप अपने आप पे स्ट्रिक्ट हो चुके हो, तुम अगर ये सारी चीज कर रहे हो ना, दैट मीन्स यू आर स्ट्रिक्ट ऑन योरसेल्फ, तो तुम्हारी खुद की हिम्मत नहीं होगी तुम ऐसी चीजें इग्नोर कर दो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम खुद को भी लॉजिकली आंसर करने लगोगे। क्या आंसर करोगे? कि यार 5 बजे उठना इतना भी ज्यादा अच्छा आइडिया था नहीं, मैंने फालतू में जोश जोश में 5 बजे उठने का डिसीजन ले लिया। अगर मैं अच्छे से सोऊंगी नहीं, मेरी नींद पूरी नहीं होगी, तो मैं पूरा दिन अच्छे से पढ़ूंगी कैसे? इससे बेहतर है अभी सो जाओ, नींद खत्म करो, पूरे दिन बहुत अच्छे से पढ़ना। लॉजिकल लग रहा है? बिल्कुल लगेगा। 5 बजे तुम सो जाओगे, 7 बजे उठोगे, 7 बजे उठ के वापस से तुम गिल्ट ट्रिप में जाने वाले हो। तुम ऑलरेडी अपने परसेप्टिव रियलिटी में फेलियर बन चुके हो, रेस में बहुत पीछे हो चुके हो, और अब तुम्हें ऑलरेडी एक बहुत बड़ा कंपटीशन खुद से जीतना है, जिसमें इंक्लिनेशन इज ऑन फेलियर का साइड। समझ रहे हो तुम? और ये लूप कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। तो अब हमें डिपार्टमेंटल फॉर्मेट कैसे काम आने वाला है? दैट मीन्स जैसे कि एक ऑफिसर होता है जो कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होता है ना, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होता है, और उसका एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट होता है जहां पे वो अवेलेबल होता है। उसके बाद जो भी डिसीजन लिए, तो मतलब एक सोल्जर को बस फॉलो करना होता है, बस फॉलो करना होता है। अब चाहे वो सही लगे चाहे वो गलत लगे, अगर गलत लगता है तो वो जाके रिपोर्ट करता है ये प्रॉब्लम कि ये चीज है। फिर वो उस पर सोचते हैं, सोचकर फिर जो सही डिसीजन होगा वो लिया जाएगा। बट जब तक डिसीजन नहीं लिया था, ये फॉलो ही करता है ऑर्डर्स को, है ना। तो अगर सुबह 5 बजे आपका दिमाग कह रहा है कि उठने की जरूरत नहीं है, 2 बजे कह रहा है कि सोने की जरूरत नहीं है, तो भाई नहीं सुनना है, नहीं सुनना है। अपने आप को बोलो कि ठीक है, अक्नॉलेज योर प्रॉब्लम, लेकिन ये प्रॉब्लम हम शाम के 6 बजे डिसाइड करेंगे, क्योंकि शाम के 6 बजे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी अवेलेबल होगी। तो यस, ब्रेक योर सेल्फ इनटू स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट्स। अपना वो स्लॉट ढूंढो जब तुम बेहतर सोचते हो। और ऐसा हुआ है कि 5 बजे मैंने खुद को बोला है कि ओके, आज शाम को सोचूंगी कि कल सुबह 5 बजे उठना है या नहीं, अभी उठो और करो। बहुत सिंपल है, आई नो बहुत सिंपल नहीं है, बट यू हैव टू से इट लाइक दैट, है ना।
फिर जब 6 बजेंगे ना शाम को, जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी आएगी, तब तो मैं मतलब ठीक हूँ, स्टेबल हूँ, मतलब कोई नींद के छलावे में नहीं आई हूँ, तब मैं जरूर ये सोचूंगी कि यार फालतू सोच रही थी, बस ये लेजीनेस थी मेरी, और कुछ नहीं था, है ना। बस इस तरीके से सोचना है। ओके, अब इसमें कुछ चीजें और हैं कि कुछ कुछ कूल चीजें हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है, उन कूल चीजों को आपको अनकूल डिक्लेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। जैसे देर आर, ये बॉलीवुड ने ना दिमाग खराब रखा है, कर रखा है। Rules are meant to be broken. No, rules are not meant to be broken. You need to have your own rules. You need to have your own constitution. You need to have your own system. उसके बिना बस एक भटकता इंसान रह जाओगे और कुछ नहीं रहोगे। यू हैव टू स्टिक बाय योर ओन रूल्स, यू हैव टू स्टिक बाय योर ओन वैल्यू सिस्टम। समझ आई बात? यू हैव टू हैव सिस्टम्स डेवलप्ड, इसके बिना नहीं हो पाएगा, है ना। और क्या, किस बात पे बॉलीवुड ने दिमाग खराब कर रखा है भाई? यू हैव टू बी एक्स्ट्रॉर्डनरी, और एक्स्ट्रॉर्डनरी मतलब किसी की ना सुनना, किसी का ना करना। दिस इज नॉट बीइंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। एक्स्ट्रॉर्डनरी होने का मतलब ये है बीइंग ऑर्डिनरी, कंसिस्टेंटली ऑर्डिनरी। ठीक है, समझ आ रही है बात? बॉलीवुड में हर एक्टर एक्ट्रेस एक्स्ट्रॉर्डनरी अपने आप को पोर्ट्रे करता है, बट अक्षय कुमार डू मतलब अक्षय कुमार ऑलवेज डज ऑर्डिनरी थिंग्स। जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, जल्दी सो जाना, सिंपल खाना खाना। दिस इज, आई डोंट नो हिम पर्सनली, जितना मैंने सुना है उसके हिसाब से बता रही हूँ। ही डज ऑर्डिनरी थिंग्स कंसिस्टेंटली, दैट मेक्स हिम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। समझ में आ रहा है? अलग किस्म के चश्मे पहन के, अलग किस्म के क्लोथ्स पहन के, अलग किस्म की पार्टियां करके कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता। You need to do boring things consistently to become extraordinary. ये कुछ cool चीजें हैं कि extraordinary ऐसे होना, you know। और सबसे बड़ी बात, 4 दिन की जिंदगी है, जी लो। नहीं है, 4 दिन की जिंदगी नहीं है भाई। उनसे पूछो जो एक सर्वाइवर की तरह काम कर रहा है, जिनके बहुत मेजोरिटी बच्चे अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, जिनके फादर आज भी स्ट्रगल करते हैं, जिनकी मदर आज भी स्ट्रगल करती हैं। फिनेंस के 2 हिस्से बहुत मुश्किल से मैनेज होते हैं। तुम्हें जो भी चीज चाहिए होती है, तुम मांगते हो तो तुम्हें यही सुनने को मिलता है कि वी कैन नॉट अफोर्ड इट। 4 दिन की जिंदगी नहीं होती, जिंदगी बहुत लंबी होती है, एंड यू नीड टू ऑर्गेनाइज दैट। 4 दिन की जिंदगी उड़ा दो, नो, नॉट लाइक दैट। हैव इट प्लान्ड, राइट? मैं तो ये भी सोच रही हूँ कि एक बुक ऑथर कर लूं, डू बोरिंग स्टफ, है ना। इससे बेटर अगर कोई टाइटल तुम्हें दिमाग में आए तो डू लेट मी नो। अभी तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि डू बोरिंग स्टफ। अच्छा, एक कोई कंपनी भी है ना शायद, बोरिंग कंपनी करके है, मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है। आई गूगल इट मोर अबाउट इट, बट ठीक है, दिस इज गुड बुक का टाइटल है ना। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ऑल राइट, सो ये जो वीडियो था ना, दिस वॉज बेसिकली अबाउट हाउ टू स्टार्ट। एक बार स्टार्ट हो जाएगा, अगेन आई एम टेलिंग यू, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एक बार मोशन स्टार्ट हो जाएगा, और अब आप धीरे धीरे, जो आई टोल्ड यू ना, एक्सटर्नल नेगेटिव फोर्सेस है, एक्सटर्नल नेगेटिव फोर्सेस, अब उसे आप एलिमिनेट तो नहीं कर सकते हो, बट मैनेज करना समहाउ आप सीख चुके हो, डिपार्टमेंटल फॉर्मेट करके, यू नो दैट फैक्ट नाउ। ओके, तो मैनेज करना सीख चुके हो, तो ऐसे ऐसे करके यू विल गेट इट। अब नेक्स्ट वीडियो में अगर यू वांट इट, हम डिस्कस कर सकते हैं कि मोशन में आने के बाद जब तुम्हें आइडियाज आने लगते हैं कि कैसे करना है, जब तुम प्लानर बनाते हो, उसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से होना चाहिए। जैसे मैंने डिसरप्टर शुरू करा है ना, मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कुछ दिन पहले अबाउट डिसरप्टर 2025। आप सब उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, आई नो दैट फैक्ट, बट आई एम येट टू अनाउंस डेट्स कि कब से वो शुरू हो रहा है, क्योंकि आई एम सच में उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा R&D चल रही है। जो लेटेस्ट सिलेबस, जो अपग्रेडेशन हुआ है AFCAT और CDS एग्जाम का, इसलिए R&D में अभी ज्यादा टाइम चल रहा है, तो उसका भी प्लानर मैं आपके सबके साथ शेयर कर दूंगी। वो मैंने ऐसे ही नहीं बना दिया है, मतलब ऑब्वियसली वी हैव टू डू रिवर्स इंजीनियरिंग, बट उसके अलावा भी कौन से टॉपिक्स किस क्रोनोलॉजी में रखे हुए हैं, कौन से PYQs कहाँ से उठाने हैं, और कौन कौन सी NCERTs को रेफर करना है, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डिसाइड करा है ना, उस पे भी मैं वीडियो बना सकती हूँ, ताकि आगे जितने भी प्लानर आपको चाहिए, आप
अकॉर्डिंगली बना सको। आपको बेसिकली पता हो कि क्या सोचना है, क्या इग्नोर करना है, आपके पास डूज एंड डोंट्स क्लियर होगा, उसकी लिस्ट क्लियर होगी ना, तो उसके बाद यू विल बी स्मार्टर, यू विल बी केपेबल एनफ टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, राइट। बाकी इस सीरीज को अगर तुम चाहो तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। वंस यू डील विद ऑल दीज थिंग्स, आई एम टेलिंग यू, डिस्क्लेमर था, एक बार स्टार्ट होने के बाद इट इज नॉट श्योर कि तुम एग्जाम को सक्सेसफुली एक्सेल करके ही एंड अप करोगे। You have to restart again and again, and this video was dedicated to decrease, alleviate your counts of restart. इवेंचुअली तुम्हें एक साथ पूरा रास्ता नहीं दिखने वाला है कभी भी, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे यू विल फिगर इट आउट। बाकी चलो ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक चाहिए होगा विल इवेंचुअली look forward to it. I'll see you